वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम पार्ट 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 11 स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। तो पिछले वीडियो में हमने एस्कैरियोसिस डिजीज़ के बारे में देखा था और हमने जाना था कि एस्कैरियोसिस एक राउंड वॉर्म की वजह से होता है जो कि नेमेटोड फाइलम से बिलोंग करता है। तो वो राउंड वॉर्म का नाम क्या है? एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। तो हमने साइंस और सिम्टम्स देखे थे, लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड देखा था, और फिर हमने डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देखा था, और फिर हमने देखा था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो हमने जाना था कि किस तरह से हमें कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, और ओरल फेको ओरल रूट जो फेको ओरल रूट है उसके वजह से होता है, और जो मेडिकेशंस है वो बहुत ही सिंपल है, मतलब सिर्फ मेडिसिन से ये ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। इंटेस्टाइन्स में अनफर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग लार्वों में चेंज होते हैं, लार्वे अडल्ट मेल फीमेल में चेंज होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर एस्कैरियोसिस इन्फेक्ट कर जाते हैं। उसके बाद हमने एक छोटा सा डिजीज़ और देखा था, कॉमन कोल्ड के बारे में, जो सबको होता है, सर्दी जिसे कहते हैं। तो कॉमन कोल्ड क्या है? एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज जो कुछ वायरसेस की वजह से होता है, राइनो वायरस और कोरोना वायरस। तो हमने इसके भी साइन और सिम्टम्स देखे थे और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखा था। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये हमें बार बार क्यों होता है। तो ये हमें बार बार इसलिए होता है क्योंकि इससे हमारी इनेट इम्यूनिटी ख़त्म कर देती है। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी ख़त्म करती तो हमारे मेमोरी सेल्स बनते थे और बाद में ये डिजीज़ हमें फिर से नहीं होता था। पर इनेट इम्यूनिटी के पास कोई मेमोरी सेल्स नहीं है, तो ये हमें बार बार होते हैं। इनेट इम्यूनिटी इन्हें ख़त्म कर पाती है, ख़त्म कर देती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ख़त्म करने नहीं जाता है। तो आज हम एक नए डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिलियारिसिस। ये भी एक ऐसा डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो के वजह से फैलता है। मॉस्किटो इसका एजेंट है। तो फिलियारिसिस इज कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक वॉर्म नेमेटोड्स। तो आपको याद रखना है, फिलियारिसिस थ्रेड लाइक वॉर्म से होता है, एस्कैरियोसिस राउंड वॉर्म से होता है। दिस नेमेटोड पैरासाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया मॉस्किटो बाइट। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन किस तरह फैलते हैं? मॉस्किटो बाइट से। अगर कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है और फिर से वो दूसरे पर्सन को काटेगा तो दूसरे हेल्दी पर्सन को भी फिलियारिसिस हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिजीज़ फैलता है। इसे हिंदी में हम हाथी पाँव भी कहते हैं, एलिफेंटिसिस भी कहते हैं। एक दूसरा नाम भी है इसका, एलिफेंटिसिस, क्योंकि इसमें हमारे जो लिम्स रहते हैं वो फैट हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं इस डिजीज़ में। तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत दिन तक चलता है, महीनों तक चलता है। तो बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है स्टूडेंट्स ये फिलियारिसिस। अब जो ये फिलियारिसिस डिजीज़ है वो भी 3 टाइप्स के फिलियारिसिस डिजीज़ है। फिलियारिसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स: लिम्फेटिक फिलियारिसिस, सबकटेनियस फिलियारिसिस, सीरस कैविटी फिलियारिसिस। तो सीरस मतलब होता है एब्डोमिनल, मतलब हमारे चेस्ट के नीचे वाला पार्ट, एब्डोमिनल। और सबकटेनियस मतलब होता है हमारे स्किन के अंडर, मतलब स्किन के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है स्किन के अंडर, तो वो होता है। तो लिम्फेटिक फिलियारिसिस देखते हैं। इस lymphatic filariasis is caused by the worm Wuchereria bancrofti, Brugia malei and Brugia टिमोरी। तो ये सब वॉर्म्स के नाम है। क्या क्या है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको? वुशेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रुगई मलेई एंड ब्रुगई टिमोरी के वजह से होता है। लिम्फेटिक फिलारिसिस वही फिलारिसिस है जिसमें हमारे जो लिम्स रहते हैं, एब्डोमिनल के नीचे वाला पार्ट रहता है, वो स्वेल हो जाता है, फैट हो जाता है और एलिफेंट्स के पार्ट्स जैसा दिखता है, एलिफेंट्स के लेग्स जैसा दिखेगा। तो इसलिए हमने इसे नाम दिया है एलिफेंटियासिस। तो इस तरह से होता है और बहुत ही खतरनाक डिजीज है लिम्फेटिक फिलियारिसिस। तो आपको ये नाम याद रखना है, वुशेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रुगई मलई एंड ब्रुगई टिमोरी। तो ये जो वॉर्म्स है इनके वजह से होता है। आप देखते हैं सबकटेनियस एंड सीरस फिलियारिसिस कॉज्ड बाय मैंसोनेला एसपीपी। तो जो सबकटेनियस होते हैं और सीरस फिलियारिसिस किससे होते हैं? मैंसोनेला स्पीशीज के वजह से होते हैं। ये भी एक टाइप का वॉर्म है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वुशेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो जो लाइफ साइकिल है वो इनका 2 टाइप में होता है, एक ह्यूमन बॉडी में होगा और एक मॉस्किटो बॉडी में होगा। तो देखते हैं लाइफ साइकिल क्या होता है। तो
हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी से। तो ह्यूमन बॉडीज़ में क्या होता है, L3 लार्वे होते हैं जो कि इन्फेक्टिव लार्वे होते हैं, जो कि हमारे में वो मॉस्किटो ट्रांसफ़र कर जाता है ह्यूमन बॉडी में। और फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, मैंने लिम्फेटिक सिस्टम आपको पिछले वीडियोस में दिखाया है, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक सिस्टम। तो वहाँ पे जाके वो क्या होते हैं, अडल्ट वॉर्म्स में चेंज होते हैं, वहाँ पे जाके वो बड़े होते हैं और वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो रिप्रोडक्शंस के बाद उन लोग क्या करते हैं, बहुत सारे माइक्रोफिलेरिया बनाते हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स बनाते हैं बहुत सारे, जो कि नॉक्चुरल मतलब रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो। तो वो बनाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल से ब्लड स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, ब्लड सिस्टम में चले जाते हैं। और फिर से जब दूसरा मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो फिर से आता है हमें काटने, और उसके बाद वो माइक्रोफिलेरिया क्या होते हैं, उनके साथ वो ब्लड के साथ वो मॉस्किटो के बॉडी में चले जाते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, वो माइक्रोफिलेरिया क्या होते हैं, वो उनके जो पेट के मसल्स से निकल के वो उनके फ्लाइट मसल्स के यहाँ जाते हैं। फ्लाइट मसल्स किधर होता है स्टूडेंट्स, उनका जहाँ पंख रहता है वहाँ पे जाते हैं, जिसे थोरैसिक मसल भी कहते हैं। तो वहाँ पे वो जाते हैं स्टूडेंट्स, और वो L1 से L3 लार्वों में चेंज हो जाते हैं, मतलब इन्फेक्टिव लार्वों में चेंज होता है। तो यहाँ पे वो L3 लार्वोस में चेंज हो जाएंगे। तो L3 लार्वे में चेंज हो जाते हैं, जहाँ से वो सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं मॉस्किटो को, और मॉस्किटो अगर फिर से किसी को काटता है तो वो दूसरे बॉडी में फिर से चले जाएंगे और वो प्रोसेस चलते रहेगा, साइकिल। तो ये एक पिक्चर है, देखिए, एलिफेंटियासिस का, फिलारिसिस का। अब हम एक वीडियो से फिर से समझेंगे कैसे क्या हो रहा है, लिम्फेटिक फिलारिसिस कैसा हो रहा है। तो समझते हैं फिर से एक बार। तो एक इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है ये काट रहा है ह्यूमन को, एक हेल्दी ह्यूमन को, और फिर ये यहाँ से L3 लार्वे जो कि इन्फेक्टिव लार्वे हैं वो यहाँ से चले जाएंगे। तो इन्फेक्टिव लार्वा है वो यहाँ से बॉडी में चला गया ह्यूमन के। अब वो उनके लिम्फेटिक सिस्टम्स में जाएंगे और वहाँ पे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, वो अडल्ट होंगे। लिम्फेटिक सिस्टम मैंने बताया था। तो इन्हें अडल्ट होने में 6 से 12 दिन का समय लग जाता है स्टूडेंट्स, 6 से 14 दिन का समय लग जाता है। तो ये बड़े होते हैं वहाँ पे, और वहीं पे वो क्या करते हैं, मैच्योर होते हैं, मेल और फीमेल जो रहते हैं, और वहाँ पे वो रिप्रोडक्शंस करते हैं। तो इसे 6 से 12 दिन, 6 से 14 दिन लग जाते हैं। रिप्रोडक्शंस करने के बाद ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या बनाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोफिलेरिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोफिलेरिया बनाएंगे। और फिर वो माइक्रोफिलेरिया क्या होंगे, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए ब्लड स्ट्रीम्स में आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, ब्लड स्ट्रीम्स में आ जाएंगे, जहाँ हमारा ब्लड होता है। फिर सेकेंड टाइम जब हमें मॉस्किटो बाइट करता है तो वो माइक्रोफिलेरिया जो रहते हैं, जो जिन्हें हम L1 लार्वे भी कहते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो फिर से मॉस्किटो के बॉडी में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वो मॉस्किटो के स्टमक में माइग्रेट होने लगते हैं, और फिर वहाँ से वो अगले स्टेज के लिए रेडी होते हैं। तो वो मॉस्किटो के स्टमक के मसल से निकल के कहाँ जाते हैं, उनके फ्लाइट मसल, थोरैसिक मसल्स में जाते हैं उनके वो। तो थोरैसिक मसल्स में जाते हैं और वहाँ पे वो चेंज होते हैं L3 लार्वे में, और थोड़े बड़े होते हैं और इन्फेक्टिव लार्वा हो जाते हैं। तो वो 6 to 10 डेज़ लगते हैं उन्हें चेंज होने में। तो इन्फेक्टिव लार्वों में वो चेंज हो जाते हैं उनके थोरैसिक मसल में, और फिर वो उस थोरैसिक मसल से वो जाते हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड्स, उनके माउथ तक वो जाते हैं, उनके प्रोबेसिस तक वो जाते हैं। तो यहाँ तक वो आ जाते हैं, और फिर से अब मॉस्किटो किसी को बाइट करता है तो वो माइक्रोफिलेरिया दूसरों के बॉडी में चले जाते हैं, और सेम प्रोसेस ये चलते रहता है स्टूडेंट्स, ये साइकिल चलते रहता है स्टूडेंट्स। अब हम कुछ साइंस और सिम्टम्स देख लेते हैं
फिलियारिसिस का। तो देखते हैं, एडेमा विथ थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज। तो एडेमा मतलब क्या होता है, हमारे जो स्किन के अंदर के गैप्स रहते हैं वो कुछ फ्लूइड से भर जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा स्किन क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है। वुशेरेरिया बैनक्रॉफ्टी अफेक्ट्स द लेग, आर्म, ब्रेस्ट, स्क्रोटम एक्सेट्रा। तो ये जो वॉर्म है वो किस किस पार्ट्स को अफेक्ट करता है, हमारे लेग्स को, हमारे हाथ को, ब्रेस्ट को और स्क्रोटम को। स्क्रोटम क्या होता है, जो टेस्टिकल्स को, जो एक सैक टाइप स्ट्रक्चर रहता है उसे हम स्क्रोटम कहते हैं, वो हमारे टेस्टिकल्स को प्रोटेक्ट करता है बाहर से। तो इन सब पार्ट्स को, जो वुशेरेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है वो इन सब पार्ट्स को अफेक्ट करता है। तो आपको याद रखना है एडेमा होता है और ये हमारे लेग्स को, हमारे आर्म्स को, ब्रेस्ट को और स्क्रोटम को अफेक्ट करता है। और भी पार्ट्स को ये अफेक्ट करता है, लगभग सारे पार्ट्स को अफेक्ट करता है ये, तो याद रखना है स्टूडेंट्स। इन लिम्फेटिक फिलियारिसिस, वॉर्म infect lymphatic system and causes enlargement of lymph vessel and node. This is elephantiasis, that is limbs are swollen like legs of elephant. So lymphatic filariasis worms होते हैं, क्या करते हैं, हमारे lymphatic system को affect करते हैं। lymphatic system मैंने पिछले वीडियोस में बताया क्या होता है। तो उनके वजह से क्या होता है, हमारे जो lymph vessels होते हैं वो enlarge हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जो lymph node होते हैं वो क्या होते हैं, enlarge हो जाते हैं, जिसके वजह से elephantiasis होता है, जिसके वजह से हमारे जो limbs रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं। limbs मतलब हमारे जो हाथ और पैर रहते हैं वो क्या होते हैं, सूज जाते हैं और एलिफेंट्स के लेग्स जैसे दिखते हैं, एलिफेंट्स के पैरों जैसे दिखते हैं। तो जिसके वजह से हम इसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। तो ये इतनी खतरनाक डिजीज़ है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। लिम्फेडेमा, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग। तो लिम्फेडेमा क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड। तो लिम्फ जो रहता है वो टिश्यूज में क्या होता है, जमा होने लगता है और उसके वजह से क्या होता है, सूजन आने लगती है, स्वेल हो जाता है वो वाला पार्ट। और चौथा क्या, हाइड्रोसिल, दैट इज टेस्टिस आर एनलार्ज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन द टेस्टिस। हाइड्रोसिल क्या होता है स्टूडेंट, टेस्टिस में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट होना है, लिम्फेटिक फ्लूइड जमा होने लगता है, जिसकी वजह से टेस्टिस क्या होते हैं, सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही पेनफुल डिजीज है स्टूडेंट्स। तो ये सब साइंस और सिम्टम्स दिखते, तो आपको याद रखना है लिम्फेडेमा एंड हाइड्रोसिल भी साइंस और सिम्टम्स है फिलियारिसिस के, या तो एलिफेंटियासिस के। क्या है, लिम्फेडेमा एंड हाइड्रोसिल। तो आपको याद रखना है ये स्टूडेंट्स। सो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फिलियारिसिस। तो देखते हैं क्या है। यूज ऑफ डाइथाइल कार्बामाज़ाइन साइट्रेट ट्वाइस अ डे फॉर 3 weeks एंड देयर आफ्टर फॉर 5 days एवरी 6 months इज इफेक्टिव अगेंस्ट फिलेरियल वॉर्म। तो डाइथाइल कार्बामाज़ाइन साइट्रेट होता है, जो कि दिन में 2 बार लिया जाता है 3 हफ्तों के लिए, और उसके बाद 5-5 दिनों के लिए हर 6 महीने में फिलेरियल वॉर्म को इफेक्ट करता है। जिसे भी फिलियारिसिस हो चुका है तो डाइथाइल कार्बामाज़ाइन रहता है, जो पहले उन्हें 3 weeks तक कंटिन्यू दिया जाता है, उसके बाद 5 days हर 6 month के गैप में दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से उन्हें ठीक किया जाता है। तो बहुत ही लंबा मेडिकेशन पीरियड होता है इस डिजीज़ का, बहुत ही दिन तक हमें मेडिसिन लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा है 5 days आपको कंटिन्यू लेना है, फिर 6 month के बाद आपको 5 days लेना पड़ेगा, फिर 6 month के बाद आपको 5 days वो कंटिन्यू लेना पड़ेगा, जब तक आपकी कोई हेल्दी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। अब देखेंगे हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरह से हम इसे बच सकते हैं। तो देखते हैं,
अवॉइड मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स। इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज इज एसेंशियल फॉर कंट्रोल ऑफ फिलियारिसिस। तो ऑब्वियस है, अगर हम मॉस्किटोज को अब काटने से बचा लें हम खुद को, तो हम बच जाएंगे फिलियारिसिस। तो हमें मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने चाहिए, मॉस्किटो मतलब मच्छरदानी यूज़ करनी चाहिए, और मॉस्किटो रेपेलेंट मतलब कुछ कॉइल्स आते हैं जो अभी मॉर्टिन वगैरह जो भी है, काला हिट वगैरह जो भी है, वो मॉस्किटो रेपेलेंट्स है, तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए। तो मॉस्किटोज अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिलियारिसिस पे कंट्रोल कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये एक तरीका है बचने का फिलियारिसिस का। तो हमें मॉस्किटो नेट्स और मॉस्किटो इंसेक्ट रेपेलेंट्स यूज़ करने चाहिए, जिसकी वजह से मॉस्किटोज हमारे पास आएंगे नहीं, हमें काटेंगे नहीं, तो हमें वो फिलियारिसिस का आएगा नहीं, तो हम बच जाएंगे। तो अब हम एक और डिजीज़ देख लेते हैं स्टूडेंट, डेंगू, जो फिर से एक मॉस्किटो के वजह से होने वाला है। डेंगू फीवर इज पेनफुल डेबिलिटेटिंग वेक्टर बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय वन ऑफ द 4 क्लोजली रिलेटेड डेंगू वायरस। तो डेंगू किससे होता है स्टूडेंट्स? वायरस के वजह से होता है, डेंगू वायरस के। तो ऐसे 4 टाइप के डेंगू वायरस होते हैं स्टूडेंट्स। तो डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 ऐसे नाम है उनके। तो 4 टाइप के वायरस होते हैं जो डेंगू फीवर होता है बहुत ही पेनफुल होता है स्टूडेंट्स। तो इसे 4 टाइप के वायरस की वजह से होते हैं डेंगू फीवर, जो फिर से एक एजेंट मॉस्किटो के थ्रू होता है, जो मॉस्किटो के थ्रू ही वो वायरस हम में फैलता है। जो डेंगू वायरस होता है वो हमें मॉस्किटो के थ्रू हमारे में फैलता है। तो ये भी एक टाइप का बहुत ही डेंजरस डिजीज है, जो इंडिया में बहुत ही लोगों को होता है, खास करके बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। और बारिश के टाइम में भी ये बहुत होता है। बारिश के टाइम में इसलिए होता है क्योंकि ये कम टेम्परेचर में ज़्यादा जीते हैं, मतलब कम। डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ बाइट ऑफ फीमेल एड्स मॉस्किटो। तो जो फीमेल एड्स मॉस्किटो है, ये इनके वजह से ही सिर्फ ट्रांसफर होता है। जो मलेरिया था स्टूडेंट्स, वो एनोफिलस फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के वजह से होता है। जो फिलियारिसिस है स्टूडेंट्स, वो वुडेक्स फीमेल वुडेक्स मॉस्किटो के वजह से होता है। और जो डेंगू है स्टूडेंट्स, वो एड्स मॉस्किटो के वजह से हो रहा है। तो ऐसे 3 टाइप के फीमेल मॉस्किटोज है स्टूडेंट्स, तो इनके वजह से ये डिजीज़ हमें हो रहा है। तो ये पहले क्या होता है, ये वायरस पहले इन मॉस्किटोज़ को इन्फेक्ट करते हैं और फिर ये मॉस्किटोज़ हमें इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये डेंगू का डिजीज़ है, ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन वाया एजेंट मॉस्किटो। The mosquito takes up a dengue virus when it sucks blood of a person suffering from dengue. It cannot spread directly from one person to another person. तो मॉस्किटो हमें कैसे फैलता है? जब कोई भी मॉस्किटो, कोई भी मच्छर एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा जो डेंगू से पहले से इन्फेक्टेड है, तो जो वायरस होगा स्टूडेंट्स, वो उनके माउथ में आ जाएगा जब वो बाइट करेंगे, और फिर सेकेंड टाइम वो जब दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेंगे तो वो वायरस उन पे इंजेक्ट हो जाएगा और फिर वो उन्हें भी डेंगू स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरह से डेंगू फैलता है और डायरेक्टली ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से डेंगू का डिजीज़ रहता है, वो फैलता है और हमें फीवर आता है, इसमें बहुत ही तेज़ फीवर रहता है। तो बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो वायरस रहते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट करते, रप्चर करते, जिसके वजह से बहुत पेन होता है स्टूडेंट्स। तो ये इसलिए पेनफुल फीवर कहा गया है डेंगू को। तो अगले वीडियो में हम निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही है, देखेंगे निमोनिया डिजीज़ क्या होता है। सो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में।